चलिए आज फिर चलते हैं साहित्य की ओर और सुनते हैं प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक बहुत ही मार्मिक कहानी। प्रेमचंद जी अपने समय के बहुत ही मशहूर लेखक रहे हैं और उनकी कहानियाँ हमारे सामने बिल्कुल जीवंत होकर सामने आ जाती हैं। तो चलिए इसी कड़ी में एक कहानी सुनते हैं उनकी लिखी हुई। इसका शीर्षक है दो बहनें। दो बहनें 2 साल बाद एक तीसरे अजीज़ के घर मिलीं और खूब रोध होकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पाँव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज़्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमती साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वहीं राम दुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। 2 साल कबल तक भी उसकी शक्ल और सूरत में कुछ ज़्यादा तगय्युर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्द रू और उतनी ही बदतमीज़, ज़रा ज़रा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत और ही थी, जैसे कली खिल गई हो। और हुस्न उसने कहाँ छिपा रखा था। नहीं, नज़रों को धोखा हो रहा है। ये हुस्न नहीं महज दीदा ज़ेबी है। रेशम मखमल के और सोने की बदौलत नक्शा थोड़ा ही बदल जाएगा, फिर भी वो आँखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं मगर ये कशिश और किसी में नहीं। और उसके दिल में हसद का एक शोला सा दहक उठा। कहीं आईना मिलता तो ज़रा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी। उसे चमकाने के लिए जितना सैकल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है और उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूँ तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदी नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे। यहाँ कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो ज़रूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कद आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खदोखाल बेऐब हैं मगर वो ताजगी, वो शगुफ्तगी, वो नज़र फरेबी नहीं है। राम दुलारी आज खुली है और उसे खुले हुए ज़माना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई वो राम दुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती। ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शौक़ी और नफासत चाहिए, आंखें रख कर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहाँ उड़ गया है, चुड़ैल से नज़र आए। इन अहमकों को कौन समझाए। राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे। शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो बहुत ही दिल शिकन थे। इमारत का कोई दूसरा सामान ही न था। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार-ए-आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इन 2 साल में कैसे खून बरस गया, कौन जाने। जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी 2-4 दिन के लिए मांग लिए हों। उसे ये स्वांग मुबारक रहे। मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज़ कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बन ठन कर निकलेगी गोया कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के, दर्जियों के और बज़ाज़ के तकाज़े सहेंगी, शौहर की घुर्कियाँ खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर नुमाइश की जुनून को नहीं रोक सकी। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाएं उधर उनकी खूब तारीफ़ की जाए। राम दुलारी ने ज़रूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी छलक पड़ी। न सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। 1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं, भगवान उन्हें ज़िंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है।
खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से तो ज़िंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज़्ज़त तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बद्दुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देखकर कहा, जीजा जी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं? रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। वो फोफरे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकल कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई है, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है। मैं तो अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर अब बीए में होगा। उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन, पढ़कर औकात ख़राब करना था क्या? और क्या एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से 500 रुपया रोज़ सफ़र खर्च के भी मिलते हैं। ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उसका ज़ाती खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे पर हैं तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजमी है। 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं, उनमें 100 रुपये मुझे मिलते हैं। 250 में घर के खर्च में खुशफेली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते? रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज़्यादा वक़्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि तहशुश शऊर में उससे मुतासिर हो रही है और उसके चेहरे पर खिफ़्फ़त शिकस्त की बदमज़गी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें 1/4 से ज़्यादा हकीकत नहीं है। वहाँ तक तो वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज़्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि अगर ये रुदास सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुँह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500। इतनी रकम ज़मीर का खून करके भी क्यों न मिले। फिर भी रूप कुमारी उसकी मुतमिल नहीं हो सकती। ज़मीर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये हो सकती है, 500 किसी हालत में नहीं। उसने तमस्सुर के अंदाज में पूछा, अब एजेंट्री में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हज़ारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करते हैं? राम दुलारी बहन की खिफ़्फ़त का मज़ा उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ गलती कर रही हो। एमए तो सभी पास हो जाते हैं, मगर एजेंट्री करना किसको आती है? ये खुददार मलिका है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, मगर ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज़ है, इल्मी फ़जीलत हासिल करना दूसरी चीज़। अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या ज़हन नशी करा देना कि इससे अर्ज़ां और देरपा चीज़ बाज़ार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है। एक से एक ग्राहकों से उनका साबिक़ा पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की तारीफ़ कलब करनी पड़ती है, औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े, और किसी तरह पहुंच जाए तो ज़बान न निकले। शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी, मगर अब तो इस दरिया के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है। जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम ज़मीन क्यों नहीं फट जाती? ये कहाँ का इंसाफ है कि रूप कुमारी जो हसीन है, तमीज़दार है, किफ़ायतशार है और अपने शौहर पर जान देती है, बच्चों को ये जान से अजीज़ समझती है, उसे खस्ताहाली में बसर हो और ये बदतमीज़ तन परवर चंचल छोकरी रानी बन जाए। मगर अब भी कुछ उम्मीद बाकी थी। शायद उसकी तस्कीन कलब का कोई रास्ता निकल आए। उसी तमस्सुर के अंदाज में बोली, अब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 नहीं, मगर 600 में शुबा नहीं। कोई आँख का अंधा मालिक बन गया होगा। व्यापारी आँख के अंधे नहीं होते। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ़ बनाएगा। तमस्सुर से काम चलते न देख रूप कुमारी ने तहक़ीर शुरू की, मैं तो उसको बहुत मुअज़्ज़िज़ पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, ये ठीक विद्या है। राम दुलारी ज़ोर से हंसी।
रूप कुमारी पर उसने कामिल फतह पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी ठीक विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फ़ायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं, मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं। उन्हें अपने कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों की और ज़रो जवाहर की बरखा करते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब है, नाकाबिल है, पस्त हिम्मत और ज़मीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं, वरना ज़मीर और अखलाक को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज़्यादा खुशनसीब है, इससे मुज़िर नहीं। तमस्खुर या तहक़ीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा और किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। उसके बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वह अपनी किस्मत ठोक कर बैठी रहेगी। समझ ले कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है। मगर क्या सचमुच इस ख्याल से उसे तस्कीन होगी? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और नहीं इतनी हिम्मत है कि वह मौका पैदा कर ले। उसके शौहर 75 रुपये माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपये ऊपर से मिल जाए तो वो खुश होकर ना लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी उसूल परवरी धरी रह जाएगी, और तब तक रूप कुमारी में इतनी अखलाकी क़ुव्वत है वो अपने शौहर को नाजायज़ आमदनी से रोक दे। रोकना तो दरकिनार वो खुश होगी, शायद वो अपने शौहर की पीठ ठोके। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती है, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतज़ार करेगी, और जो ही वो घर में आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा था। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो तो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, यक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी। 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी। रूप कुमारी का आखिरी हरबा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। वो अब अपने घर जाएगी और मुंह ढाँप कर पड़ रहेगी। इन फटेहालों क्यों किसी के घर जाए? बोली, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी न ठहरेंगी? नहीं, मेरे सर में ज़ोर का दर्द हो रहा है। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूँगी, खुद कहला भेजूँगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया, भूल कर भी न याद किया। मैं इसी इंतज़ार में थी कि दीदी बुलाएं तो चलूं। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ना हो। घर की फ़िक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला। इतने में राम दुलारी के शौहर मिस्टर गुरु सेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेज़ी वज़ा थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताज़ा दादर सोएन हो। चेहरे से जहानत, मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा ज़ेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी न था। दुआ देकर बोली, आज यहाँ न आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती? गुरु सेवक हंसकर बोला, बजा फरमाती हैं। उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और मैं न गया? मैं न जानती थी कि तुम अपने मेहमान समझो, वो भी तुम्हारा ही घर है। अब मान गया भाभी साहब, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफ़ी करूँगा, मगर आज हमारे घर रहिए। नहीं, आज बिल्कुल फुर्सत नहीं, फिर आऊँगी, लड़के घर पर घबरा रहे होंगे। राम दुलारी बोली, मैं कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं। दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला। ज़रा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी उसे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरु सेवक ने कार बढ़ाई। रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरु सेवक बोला,
भाभी, मैंने आपके लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया। 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा। रूप कुमारी ने हमदर्दाना लहजे में कहा। राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहाँ रहो खुश रहो, ज़रा हाथ पर संभाल कर रहना। मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा भी लेना गुनाह समझता हूँ। दौलत का मज़ा तो जब है कि ईमान सलामत रहे। ईमान खो के पैसा मिले तो क्या। मैं ऐसी दौलत पे लानत भेजता हूँ और आंखें किसकी बचाऊँ। सब स्याह सफ़ेद तो मेरे हाथ में है। मालिक तो कोई है ही नहीं, उसकी बेवा है। उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है। मैंने उसका कारोबार संभाल न लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीना जिंदा रहे, मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था। मुझे 100 रुपये पर रखा और एक ही महीने में 250 कर दिया। आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया। काम क्या करना पड़ता है, वही मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना। रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रहा था। उसके शौहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी, मगर उसने गुलसेवक से आने के लिए इशारा न किया। बेदिली से कहा ज़रूर, मगर जोर न दिया, और उमानाथ तो मुखातिब ही न हुए। रूप कुमारी का वो घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा था, जैसे फूटा हुआ नसीब हो। न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले। 2-4 टूटी कुर्सियाँ, एक लंगड़ी में 4-5 पुरानी धुरानी खाटें, यह उसके घर की बिसात थी। आज सुबह तक रूप कुमारी इस घर में खुश थी, लेकिन अब उसे इस घर से मुतल्लिक़ दिलचस्पी न रही। लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया। सर में दर्द है, वो किसी से ना बोलेंगी। अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन। लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इसी इंतज़ार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है। मजबूरन बाजार से पूरियाँ लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज़ अंदाज में कहा, तुम अब तक मेरा इंतज़ार क्यों करते रहे। मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वहीं रह जाती। आखिर एक महराजी क्यों नहीं रख लेते, या ज़िंदगी भर मुझी को पीसते रहोगे। उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाल हैरत की निगाह डाली। उसकी ब्राह्मी का कोई सबब उसके समझ में न आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज़ इताअत पाई थी, बेउज़ ही नहीं, खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे महराजी रखने की तजवीज़ और ख्वाहिश ज़ाहिर की थी, मगर उसने हमेशा यही कहा, आखिर मैं बैठे बैठे क्या करूँगी। 4-5 रुपये का खर्च बढ़ाने से क्या फ़ायदा। ये रकम तो बची रहेगी तो बच्चों के लिए मक्खन आ जाएगा। और आज वो इतनी बेदर्दी से शिकायत कर रही हैं। अपनी सफाई पेश करते हुए, महाराजी रखने के लिए मैंने तुमसे कई बार कहा, तो लाकर क्यों न दिया। मैं उसे निकाल देती तो कहते। हाँ, ये गलती हुई। तुमने कभी सच्चे दिल से कहा, महज महाराजी लेने के लिए कहा। तुम्हारे दिल में कभी मेरे आराम का ख्याल आया ही नहीं। तुम तो खुश थे कि अच्छी लौंडी मिल गई है, एक रोटी खाती है और चुपचाप पड़ी रहती है। इतनी सस्ती लौंडी और कहाँ मिलती, महज खाने और कपड़े पर, वो भी जब घर भर की ज़रूरतों से बचे। 75 रुपये लाकर मेरे हाथ में रख देते हो, और सारी दुनिया का खर्च। मेरा दिल ही जानता है मुझे कितनी कतर बेउत करनी पड़ती है। क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं। तुम्हारे साथ ज़िंदगी ख़राब हो गई। वो मर्द होते हैं जो बीवियों के लिए आसमान के तारे तोड़ कर लाते हैं। गुरु सेवक को ही देखो, तुमसे कम पढ़ा है, उम्र में तुमसे कहीं छोटा है, मगर 500 रुपया महीना लाता है, और राम दुलारी रानी बनी बैठी है। तुम्हारे लिए यही 75 बहुत है। रार मार में ही खुश है। तुम नाहक मर्द हुए, तुम्हें तो औरत होना चाहिए था। औरों के दिल में कैसे कैसे अरमान होते हैं, मगर मैं तो तुम्हारे लिए घर की मुर्गी बासी साग हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ़ होती ही नहीं। तुम्हें तो कपड़े भी अच्छे चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, क्योंकि तुम मर्द हो, बाहर से कमा कर लाते हो। मैं चाहे जैसे रहूँ, तुम्हारी बला से। ये सिलसिला कई मिनट तक जारी रहा, और बेचारे उमानाथ खामोश सुनते रहे। अपनी दानिश में उन्होंने रूप कुमारी को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। उनकी तनख्वाह कम है ज़रूर, मगर ये उनके बस की बात तो है नहीं। वो दिल लगाकर अपना काम करते हैं, अफसरों को खुश करने की हमेशा कोशिश करते हैं। इस साल बड़े बाबू के छोटे साहबजादे को 6 महीने तक बिला नागा पढ़ाया, इसलिए वो खुश हैं। और अब क्या करें। रूप कुमारी की ब्राह्मी का राज तो उसे मालूम हो गया। अगर गुरु सेवक 500 रुपया लाता है तो बेशक खुश नसीब है,
لیکن دوسروں کی اونچی پیشانی دیکھ کر اپنا ماتھا تو نہیں پھوڑا جاتا۔ اسے یہ موقع مل گیا، دوسروں کو یہ موقع کہاں ملتے ہیں؟ وہ تحقیق کریں گے کہ واقعی اسے 500 ملتے ہیں یا محض گپ ہے، اور بالغرض ملتے ہوں گے تو اس پر کیا روپ کماری کو یہ حق ہے کہ انہیں نشانۂ ملامت بنائے؟ اگر وہ اسی طرح روپ کماری سے زیادہ حسین، زیادہ خوش سلیقہ عورت دیکھ کر اسے کوسنا شروع کر دے تو کیسا ہو؟ روپ کماری حسین ہے، شیریں زباں ہے، خوش مزاج ہے، بے شک، لیکن اس سے زیادہ حسین، زیادہ شیریں زباں، زیادہ خوش مزاج عورت دنیا میں معدوم نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ان کی نظروں میں روپ کماری سے زیادہ حسین عورت دنیا میں نہ تھی، لیکن وہ جنون اب باقی نہ رہا۔ جذبات کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں آئے انہیں ایک مدت گزر گئی، اب تو انہیں ازدواجی زندگی کا کافی تجربہ ہے، ایک دوسرے کے عیب و ہنر معلوم ہو گئے ہیں، اب تو صابر و شاکر رہ کر ان کی زندگی عافیت سے کٹ سکتی ہے۔ روپ کماری اتنی موٹی سی بات بھی نہیں سمجھتی، پھر بھی انہیں روپ کماری سے ہمدردی ہوئی، ان کی سخت کلامیوں کا انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، شربت کی طرح پی گئے۔ اپنی بہن کا ٹھاٹھ دیکھ کر ایک لمحہ کے لیے روپ کماری کے دل میں ایسے دل شکن، مایوس کن اور منصفانہ خیالات کا پیدا ہونا بالکل فطری ہے۔ وہ کوئی فلاسفر نہیں، تاریخ الدنیا نہیں کہ ہر حال میں اپنی طبعی سکون کو قائم رکھے۔ اس طرح اپنے دل کو سمجھا کر امانات دریافت حال کی مہم کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ایک ہفتہ تک روپ کماری حیران کی حالت میں رہی، بات بات پر جھنجھلاتی، لڑکوں کو ڈانٹتی اور شوہر کو کوستی، اپنی تقدیر کو روتی۔ گھر کا کام تو کرنا ہی پڑتا تھا ورنہ نئی آفت آ جاتی، لیکن اب کسی کام میں اسے دلچسپی نہ تھی۔ گھر کی جن پرانی دھرانی چیزوں سے اسے دلی تعلق ہو گیا تھا، جن کی صفائی اور سجاوٹ میں وہ منہمک رہا کرتی تھی، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی۔ گھر میں ایک ہی خدمتگار تھا، اس نے جب دیکھا کہ بہو جی خود گھر کی طرف سے لاپرواہ ہیں، اسے کیا غرض تھی کہ صفائی کرتا۔ دونوں بچے بھی ماں سے بولتے ڈرتے تھے اور امانات تو اس کے سائے سے بھی بھاگتے تھے۔ جو کچھ اس کے سامنے آزاتا زہر مار کر لیتے اور دفتر چلے جاتے۔ دفتر سے لوٹ کر دونوں بچوں کو ساتھ لے کر کہیں گھومنے نکل جاتے۔ روپ کماری سے کچھ بولتے روح فنا ہوتی تھی، وہاں ان کی تفتیش جاری تھی۔ ایک دن امانات دفتر سے لوٹے تو ان کے ساتھ گرو سیوک بھی تھا۔ روپ کماری نے آج کئی دن بعد زمانے سے مصالحت کر لی تھی اور اس وقت سے جھاڑ لیے کرسیوں اور تپائیاں صاف کر رہی تھی کہ گرو سیوک اسے اندر پہنچ کر سلام کیا۔ روپ کماری دل میں کٹ گئی، امانات پر بے حد غصہ آیا، اسے یہاں لا کر کیوں کھڑا کر دیا، نہ کہنا نہ سننا، بس بلا لائے اسے۔ اس حالت میں دیکھ کر گرو سیوک نے دل میں کیا سمجھا ہوگا، مگر انہیں عقل آئی ہی کب تھی؟ وہ اپنا پردہ ڈھانکتی پھرتی ہے اور آپ اسے کھولتے پھرتے ہیں، ذرا بھی شرم نہیں، جیسے بے حیائی کا جامہ پہن لیا، خواہ مخواہ اسے ذلیل کرتے ہیں۔ دعا دے کر عافیت پوچھی اور کرسی رکھ دی۔ گرو سیوک نے بیٹھتے ہوئے کہا، آج بھائی صاحب نے میری دعوت کی ہے، میں ان کی دعوت پر تو نہ آتا، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہاری بھابھی کا سخت تقاضا ہے، تب وقت نکالنا پڑا۔ روپ کماری نے بات بنائی، تم سے اس دن روا روی میں ملاقات ہوئی، دیکھنے کو جی لگا ہوا تھا۔ گرو سیوک نے در و دیوار پر نظر ڈالی اور کہا، اس پنجرے میں تو آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔ روپ کماری کو اب معلوم ہوا کہ کتنا بدمذاق ہے، دوسرے کے جذبات کی اسے بالکل پرواہ نہیں، یہ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتا کہ دنیا میں سبھی تقدیر والے نہیں ہوتے، لاکھوں میں کئی ایک ایسا بھاگوان نکلتا ہے۔ کسی قدر ترش ہو کر بولی، پنجرے میں رہنا کٹ گھرے میں رہنے سے اچھا ہے، پنجرے میں معصوم چڑیا رہتی ہے، کٹ گھرے میں درندوں کا مسکن ہوتا ہے۔ گرو سیوک کنایا نہ سمجھ سکا، بولا، مجھے تو اس گھر میں حبس ہو جائے گی، دم گھٹ جائے، میں آپ کے لیے اپنے گھر کے پاس ایک گھر طے کر دوں گا، خوب لمبا چوڑا، آپ سے کچھ کرایہ نہ لیا جائے گا، مکان ہماری مالکن کا ہے، میں تو اسی کے مکان میں رہتا ہوں، سینکڑوں مکان ہے اس کے پاس، سینکڑوں سب میرے اختیار میں ہیں، جس کو جو مکان چاہے دے دوں، میرے اختیار میں ہے کرایہ لوں یا نہ لوں، میں آپ کے لیے اچھا سا مکان ٹھیک کروا دوں گا جو سب سے اچھا ہے، میں آپ کا بہت ادب کرتا ہوں۔ روپ کماری سمجھ گئی حضرت اس وقت نشے میں ہیں، جبھی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔
ان کی آنکھیں سکڑ گئے، رخسار کچھ پھول گئے تھے، زبان میں ہلکی سی لغزش تھی جو ہر لمحہ نمایاں ہوتی جاتی تھی۔ ایک جوان، خوبصورت، شریف چہرہ اور بے غیرت بن گیا تھا جسے کچھ دیکھ کر نفرت ہوتی تھی۔ اس نے ایک لمحہ بعد پھر بہکنا شروع کیا۔ میں آپ کا بہت ادب کرتا ہوں، آپ میری بڑی بھابھی ہیں، آپ کے لیے میری جان حاضر ہے، آپ کے لیے مکان کا انتظام کرنے میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ میں مسز لوہیا کا مختار ہوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے، سب کچھ۔ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ آنکھیں بند کر کے منظور کر لیتی ہیں، مجھے اپنا بیٹا سمجھتی ہیں، میں ان کی ساری جائیداد کا مالک ہوں۔ مسٹر لوہیا نے مجھے 20 روپے کا نوکر رکھا تھا، بڑا مالدار آدمی تھا، مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ اس کی دولت کہاں سے آتی تھی، کسی کو معلوم نہیں، میرے سوا کوئی جانتا نہیں۔ وہ خفیہ فروش ہے، کسی سے کہنا نہیں، وہ خفیہ فروش تھا، کوکین بیچتا تھا، لاکھوں کی آمدنی تھی اس کی۔ میں بھی اب یہی کام کرتا ہوں، ہر شہر میں ہمارے ایجنٹ ہیں۔ مسٹر لوہیا نے مجھے اس فن میں یکتا کر دیا۔ جی ہاں، مجال نہیں کہ مجھے کوئی گرفتار کر لے۔ بڑے بڑے افسروں سے میرا یارانہ ہے، ان کے منہ سے نوٹوں کے پلندے ٹھوس ٹھوس کر ان کی آواز بند کر دیتا ہوں، کوئی چوں تک نہیں کر سکتا۔ حساب میں لکھتا ہوں 1000، دیتا ہوں 500، باقی یاروں کا ہے۔ بے دریغ روپے آتے ہیں، بے دریغ خرچ کرتا ہوں۔ بڑھیا کو تو رام نام سے مطلب ہے، سادھو سنتوں کی سیوا میں لگی رہتی ہے اور بندہ چین کرتا ہے، جتنا چاہوں خرچ کروں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ جیب سے ایک نوٹوں کا بنڈل نکال کر، یہ آپ کے قدموں کا صدقہ ہے، مجھے دعا دیجیے۔ جو ایمان اور اصول کے اپاسک ہیں انہیں دولت لات مارتی ہے، دولت تو انہیں پکڑتی ہے جو ان کے لیے اپنا دین ایمان سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہیں۔ مجھے برا نہ کہیے، جتنے دولت مند ہیں سب لٹیرے ہیں، میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ کل میرے پاس روپے ہو جائیں اور میں ایک دھرمشالہ بنوا دوں، پھر دیکھیے کتنی واہ واہ ہوتی ہے۔ کون پوچھتا ہے مجھے یہ دولت کہاں سے ملی؟ ایک وکیل گھنٹہ بھر بحث کر کے 1000 سیدھا کر لیتا ہے، ایک ڈاکٹر ذرا سا نشتر لگا کر 500 مار لیتا ہے۔ اگر اس کی آمدنی جائز ہے تو میری آمدنی بھی جائز ہے، جی ہاں جائز ہے۔ ضرورت مندوں کو لوٹ کر مالدار ہو جانا ہماری سوسائٹی کا پرانا دستور ہے، میں بھی وہی کرتا ہوں جو دوسرے کرتے ہیں۔ زندگی کا مقصد ہے عیش کرنا، میں بھی لوٹوں گا، عیش کروں گا اور خیرات کروں گا، ایک دن لیڈر بن جاؤں گا، کہیے تو گنوا دوں۔ یہاں کتنے لوگ جوا کھیل کر کروڑ پتی ہو گئے، کتنے عورتوں کا بازار لگا کر کروڑ پتی ہو گئے۔ امانات نے آگے کہا، مسٹر گرو سیوک کیا کر رہے ہو، چلو چائے پی لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ گرو سیوک اٹھا، پیر لڑکھڑائے اور زمین پر گر پڑا، پھر سنبھل کر اٹھا اور جھومتا جھامتا ٹھوکریں کھاتا باہر چلا گیا۔ روپ کماری نے آزادی کا سانس لیا، یہاں بیٹھے بیٹھے اس کا دم گھٹ رہا تھا، کمرے کی ہوا جیسے کچھ بھاری ہو گئی تھی۔ جو ترغیبیں کئی دن سے اچھے دلاور روپ بھر کے اس کے سامنے آ رہی تھی، آج اسے اس کا اصلی مکروہ گھناؤنا صورت نظر آیا۔ جس سادگی، خلوص اور ایثار کی فضا میں اب تک زندگی گزر رہی تھی، اس میں حرام کاری اور آبلہ فریبی کا گزر نہ تھا۔ ان داموں میں وہ دنیا کی ساری دولت اور سارے عیش بھی خریدنے کو آمادہ نہ ہو سکتی تھی۔ اب وہ رام دلاری کی تقدیر سے اپنی تقدیر کا بدلہ نہ کریں گی، وہ اپنے حال میں خوش ہے۔ رام دلاری پر اسے رحم آیا، جو نمود و نمائش کے لیے اپنے ضمیر کا خون کر رہی ہے، مگر ایک ہی لمحہ میں گرو سیوک کی طرف سے اس کا دل نرم پڑ گیا۔ جس سوسائٹی میں دولت پوچھتی ہے، جہاں انسان کی قیمت اس کے بینک اکاؤنٹ اور شان و شوکت سے آنکی جاتی ہے، جہاں قدم قدم پر ترغیبوں کا جال بچھا ہوا ہے اور سوسائٹی کا نظام اتنا بے ڈھنگا ہے کہ انسان کی حد، غضب اور فرومائیگی کے جذبات کو اکساتا رہتا ہے، وہاں گرو سیوک اگر رو میں بہہ جائے تو تعجب کا مقام نہیں۔ اس وقت امانات نے آ کر کہا، یہاں بیٹھا بیٹھا کیا بک رہا تھا، میں نے تو اسے رخصت کر دیا، جی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے پیچھے پولیس نہ لگی ہو، کہیں میں ناکردہ گناہ میں نہ پکڑا جاؤں۔ روپ کماری نے اس کی طرف مزارت خواہانہ نظر سے دیکھ کر جواب دیا، وہیں اپنی خفیہ فروشی کا ذکر کر رہا تھا، مجھے بھی مسز لوہیا سے ملنے کی دعوت دے گیا ہے، شاید کوئی اچھی جگہ مل جائے۔ جی نہیں، آپ کلرکی کیے جائیے، اسی میں آپ کی خیریت ہے۔ مگر کلرکی میں عیش کہاں، کیوں نہ سال بھر کی رخصت لے کر ذرا ادھر کا بھی لطف اٹھاؤں۔ مجھے اب وہ ہوس نہیں رہی۔ میں تم سے آ کر یہ قصہ کہتا تو تمہیں یقین نہ آتا۔ ہاں، یقین تو نہ آتا، میں تو قیاس بھی نہ کر سکتی تھی
کہ اپنے فائدے کے لیے کوئی آدمی دنیا کو زہر کھلا سکتا ہے۔ مجھے سارا قصہ معلوم ہو گیا تھا۔ میں نے اسے خوب شراب پلا دی کہ نشے میں بہکنے لگے اور سب کچھ خود قبول کرے۔ للچائی تو تمہاری طبیعت بھی تھی۔ ہاں للچائی تو ہے، مگر عیب کرنے کے لیے جس ہنر کی ضرورت ہے وہ کہاں سے لاؤں گا؟ ایشور نہ کرے وہ ہنر تم میں آئے۔ مجھے تو اس بیچارے پر ترس آتا ہے، معلوم نہیں راستے میں اس پر کیا گزرے۔ نہیں، وہ تو اپنی کار پر تھے۔ روپ کماری 1 منٹ تک زمین کی طرف دیکھتی رہی اور بولی، تم مجھے دلاری کے گھر پہنچا دو، ابھی شاید میں اس کی مدد کر سکوں۔ جس باغ کی وہ سیر کر رہی ہے اس کے چاروں طرف درندے گھات لگائے بیٹھے ہیں، شاید میں اسے بچا سکوں۔ تو چلیے یہ کہانی یہیں سماپت ہوتی ہے۔ اسی طرح کی اور کہانیوں کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیوز کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔